नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के एक मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र जिसे मध्य भारत का पठार कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मध्य भारत का जो पठार है उस मध्य भारत का पठार में मध्य भारत का जो पठार है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 32,890 वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले आप क्षेत्रफल के बारे में समझें। क्षेत्रफल 32,890 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो मध्य भारत का जो पठार है वो यहाँ से है, लगभग इतने जिले मध्य प्रदेश के, ये हमारा मध्य भारत का पठार है। ठीक है, मध्य भारत का पठार। ओके, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं मध्य भारत के पठार में लगभग, तो आप उनकी भी स्थिति समझें। तो यहाँ पे सबसे पहले है श्योपुर, फिर है भिंड, मुरैना, फिर है भिंड, और फिर यहाँ पे दतिया है, यहाँ पे ग्वालियर है, यहाँ पे शिवपुरी है, फिर उसके नीचे गुना, अशोकनगर आदि जिले हैं। तो मुख्य रूप से जो है वो है श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया व शिवपुरी। इतने जिले मध्य भारत के पठार के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसकी स्थिति को समझते हैं। तो इसकी स्थिति, ये जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है इसमें मध्य भारत का पठार है, और इसके बाद जो पठार की जो ये जो मध्य भारत का जो पठार है इसकी दक्षिणी सीमा लगभग ये शिवपुरी जिला है, और उत्तरी सीमा श्योपुर, मुरैना, भिंड, और पूर्व में यहाँ पे दतिया है, और यहाँ पे पश्चिम में शिवपुरी हमें देखने को मिलता है। ओके, फिर इसकी औसत जो ऊंचाई है वो, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। कितनी? 300 से 500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई हमें 300 से 500 मीटर देखने को मिलती है। पठार किसे कहते हैं? पठार की एक निश्चित आकृति होती है, एक निश्चित ऊंचाई होती है, और एक निश्चित क्षेत्रफल भी होता है, उसे हम पठार कहते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, यहाँ पे आप लिख लें औसत ऊंचाई। किसकी औसत ऊंचाई? मध्य भारत के पठार की। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ मुख्य रूप से, यहाँ से आप देखेंगे तो इंदौर के पास महू से, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, और चंबल नदी ऐसे राजस्थान में प्रवेश करती हुई फिर यहाँ से इसकी जो उत्तरी सीमा है मध्य प्रदेश की उसका निर्माण करती है। ठीक है, तो इससे इसके द्वारा जो अवसाद लाया गया, ठीक है, और ये चंबल नदी के जो निक्षेप लाए गए हैं चंबल नदी के द्वारा, उनके द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। और विंध्य शैलों के द्वारा, यही मध्य प्रदेश में ही विंध्य पर्वत है, यहाँ श्रृंखला है विंध्य पर्वत की, तो विंध्य शैलों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसमें आप इतना ही समझें। फिर इसके जिले हमने आपको बता दिए हैं। फिर जिलों के बाद नदियाँ कौन कौन सी मुख्य रूप से इसमें, ये जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो सबसे पहले तो चंबल ही है, फिर दूसरे नंबर पे काली सिंध है, और तीसरे नंबर पे पार्वती नदी है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर से होता है, और सिंध और कुमारी नदियाँ। तो आप नदियों की बात करें तो नदियाँ लिखें यहाँ पे, समझें। सबसे पहले तो चंबल, काली सिंध, पार्वती आदि इसकी नदियां हो गई। नदियां के बाद जलवायु, ये जो मध्य भारत का जो पठार है इसकी जलवायु कैसी होती है, तो इसकी जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु है। कैसी? उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो यहाँ आप जलवायु के बारे में भी लिखें,
जलवायु कैसी होती है? उष्ण जलवायु। मतलब गर्म। फिर इसकी जलवायु के बाद आप समझें कि इसमें वर्षा कैसे होती है और वर्षा की कितनी मात्रा, लगभग जो वर्षा है उसका कितना पैमाना यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो वर्षा जो है, वर्षा का एक ये अल्प क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे वर्षा ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ वर्षा लिखें कि कितनी वर्षा होती है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा हमें यहाँ देखने को मिलती है। फिर वर्षा के बाद आगे चलें अपन, तो इसी पठार में मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड, जो कि जहाँ पे 55 सेंटीमीटर, मतलब आप समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है या जो सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है? वो है भिंड। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो भी भिंड का कौन सा क्षेत्र पता है? गोहद, ठीक है, ये भिंड है। यहाँ पे लगभग कितनी वर्षा होती है? 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें 50 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा देखने को मिलती है। वर्षा के बाद यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं, तो यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्यों होती है? जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है और उसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये जो चंबल नदी यहाँ से इसकी सीमा बनाती है, तो इस क्षेत्र में चंबल नदी का विस्तार है और चंबल नदी की जो अन्य सहायक नदियाँ हैं जैसे काली, सिंध, पार्वती आदि जो नदियाँ हैं वो भी इसमें ही जाके समाहित हो जाती हैं, इसमें ही जाके मिल जाती हैं। तो इनके साथ जो निक्षेप जाता है उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और वही जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर यहाँ की फसल के बारे में बात करते हैं, तो इस क्षेत्र को, ये मध्य भारत का जो पठार है, इसका एक उपनाम आप लिखें सरसों की हांडी। फसल, सरसों की हांडी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी है उस मिट्टी में मुख्य रूप से हम सरसों की फसल का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं, ठीक है। तो मुरैना जो जिला है वो सरसों के मामले में, मतलब सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन मुरैना में ही होता है। मध्य प्रदेश के मामले में सबसे ज़्यादा जो सरसों का उत्पादन होता है वो मुरैना जिले में देखने को हमें मिलता है। और इसमें मुख्य रूप से सरसों, राई, अलसी, तिल, गेहूं आदि फसलें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आप साइड में लिख लें, गेहूं, राई, तिल और सरसों। फसलों में क्या क्या आ जाएगा? गेहूं, राई, तिल, सरसों। कहाँ? मध्य भारत के पठार में। और मध्य भारत का जो पठार है इसका जो एक उपनाम है उसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है, हम जैसा कि आपको बताया पहले, ठीक है। फिर यहाँ के वनों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे मुख्य रूप से नगण्य मात्रा, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमें वनों का विस्तार देखने को मिलता है। वनों का विस्तार कम मात्रा में देखने को क्यों मिलता है? इसका भी एक कारण है। हमने आपको बताया कि भिंड में 55 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा हमें देखने को मिलती है। जिस क्षेत्र में वर्षा ही कम होगी वहाँ पे वनों का विकास भी नहीं हो सकता। जब वर्षा नहीं होगी तो वनों का विकास नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे वन की मात्रा जो है बहुत कम देखने को मिलती है, नगण्य मात्रा में, शून्य मात्रा में देखने को मिलती है, बहुत ही कम और कहीं कहीं। फिर इसके जो वन है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी? बबूल, हर्रा, खैर और पलास, ये यहाँ के वन हैं। बबूल, खैर, हर्रा और पलास, ओके। फिर इसकी जो खनिज संपदा है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन सी खनिजों का विस्तार है? जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है और चीनी मिट्टी आदि। तो इस क्षेत्र में मध्य भारत के पठार में खनिजों की बात करते हैं, तो खनिजों में आप लिखें
चूना पत्थर, अभ्रक और चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर इसकी आगे की जानकारी में हम उद्योगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो मध्य भारत का जो पठार है उसमें जो उद्योग धंधे हैं, मध्य भारत के पठार में उद्योगों की दृष्टि से संपन्न भाग माना जाता है। सीमेंट उद्योग जो कि बानमौर में, कत्था उद्योग जो कि शिवपुरी में, और डिटर्जेंट उद्योग आदि उद्योग जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें सीमेंट उद्योग, इसलिए हम यहाँ से साफ कर देते हैं। कौन सा? सीमेंट उद्योग। कत्था उद्योग और डिटर्जेंट। डिटर्जेंट समझते हैं आप, निरमा को बोलते हैं। ओके, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में उद्योग धंधों का विकास हुआ है? किसके? मध्य भारत के पठार में जो कुछ क्षेत्र हैं उनका नाम है बानमौर, जो कि मुरैना में है। तो आप लिख लें बानमौर कहाँ है? मुरैना में। बानमौर एक क्षेत्र का नाम है और मुरैना उस जिले का नाम है जिस जिले में बानमौर है। और यहाँ पे क्या है? मुख्य रूप से उद्योग धंधों का विकास। फिर मालनपुर, मालनपुर कहाँ पे है? भिंड में, ये बताया हमने भिंड। मालनपुर कहाँ पे है? भिंड में। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं कैलारस, जो कि शिवपुरी में है, और जग्गा खेड़ी जो कि मंदसौर में है। कैलारस कहाँ है? शिवपुरी में। और जग्गा खेड़ी कहाँ है? मंदसौर में। फिर इसके बाद एक और है मुख्य रूप से बरौदी, जो कि शिवपुरी जिले में है। तो आप एक और लिख लें, बरौदी कहाँ है? शिवपुरी में। अब इतना आप फिर से एक बार फिर से रिवाइज करके देख लें। मध्य भारत का जो पठार है वो उसकी मुख्य स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश के बारे में हम मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मध्य भारत का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, और यहाँ से श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी आदि जिले हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है? हमने आपको इसका क्षेत्रफल बताया, 32,809 वर्ग किलोमीटर। ओके, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का जो स्थिति, हमने आपको वही स्थिति बताई कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, जिससे हम मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है जिसमें सबसे पहले जो उत्तर का जिला है वो है मुरैना, और इसी के अराउंड हमें इसकी स्थिति जो है देखने को मिलती है। इसका निर्माण हमने आपको बताया कि जो चंबल की मुख्य रूप से जो चंबल नदी है, चंबल नदी के जो निक्षेप हैं उनके द्वारा इसका मुख्य रूप से निर्माण हुआ है। इसके जिले भी हमने आपको बताए, इसके जिले ये कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी आदि हमें जिले देखने को मिलते हैं। फिर इसकी नदियां हमने आपको बताई, चंबल, काली सिंध, पार्वती नदी आदि। और इसकी जलवायु कैसी है? तो जो मध्य भारत का जो पठार है उसकी जलवायु हमें उष्ण जलवायु देखने को मिलती है।
जो कि यहाँ पे उष्ण क्यों है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है और वर्षा का जो पैमाना है वो है 55 सेंटीमीटर। जब 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो अपर्याप्त वर्षा ही है। तो यहाँ पे जो वर्षा कम होगी तो फिर यहाँ पे तापमान भी अधिक रहेगा और तापमान अधिक रहेगा तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्ण जलवायु जो कि गर्म होती है। फिर यहाँ पे वर्षा का पैमाना देखें तो 50 सेंटीमीटर, इसकी औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलों का उत्पादन हम करते हैं, तो सरसों की हांडी इसका उपनाम है इस क्षेत्र का। और यहाँ पे गेहूँ, राई, तिल और सरसों आदि फसलों का हम उत्पादन करते हैं। और इसकी ऊंचाई हमने आपको बताई थी कि 300 से 500 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर हमें देखने को मिलती है। फिर फसलों के बाद हम बात करते हैं वन की। तो यहाँ पे वर्षा जब कम होती है तो वनों का विकास भी अच्छे से नहीं हो सकता पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ पे हमें वन नगण्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन से वन, बबूल, खैर, हर्रा और पलास आदि वन यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर यहाँ के खनिजों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से चूना पत्थर, अभ्रक और चीनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। फिर यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे किन किन उद्योग धंधों का विकास हुआ है। तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग, कत्था उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग आदि का विकास हुआ है। फिर कौन कौन से क्षेत्रों में उद्योग धंधे विकसित किए गए हैं, तो बानमौर जो कि मुरैना जिले में है, और मालनपुर जो कि भिंड जिले में है, केलारस जो कि शिवपुरी में है, जगहखेड़ी मंदसौर में है, बरौली शिवपुरी में है आदि जिले में ये इसका उद्योग धंधों का विकास हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।